हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप पिछले वीडियो में देखे हैं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न थे, वो सारे के सारे आपको बता दिया गया था, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, जो कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा और ये अगर आप बढ़िया ढंग से रिवीजन कर लेते हैं या याद कर लेते हैं, इस चीज़ पर बढ़िया ढंग से आप कमांड कर लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। प्लस में जो आपको जो केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है? या रिएक्शन, वो समझने में एक ज़रा-सा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इसको आप बढ़िया ढंग से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन रहेगा, वो बना सकते हैं। दूसरा केमिकल इक्वेशन और केमिकल जो रिएक्शन होता है, उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? क्योंकि इसी से आपको आयन कैसे बनाया जाता है, वो बताया जाएगा। कौन किस प्रकार के आयन का निर्माण करता है, वो सब बताया जाएगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, ठीक है? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टर्म यानी कि टर्म महत्वपूर्ण पद। अब कौन-कौन पद है तो वो हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है? कौन-कौन सा टर्म आपको पढ़ना है, वो हम पहले लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले पढ़ना है आपका ऑक्टेट लॉ। क्या पढ़ना है? ऑक्टेट लॉ, ठीक है? ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तीसरा आपको पढ़ना है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चौथा पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है 2 टाइप्स भी। कौन-कौन है? एक पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है? और एक क्या पढ़ना है? नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है? नेक्स्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बाद क्या पढ़ना है? आपको आयन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आयन। और आयन में भी 2 टाइप्स आयन पढ़िएगा, एक कैटायन, ठीक है? एक कैटायन, एक पढ़िएगा एनायन, ठीक है? दूसरा तब पढ़िएगा आप नेक्स्ट जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिग्यूरेशन ऑफ आयन्स, ठीक है? फिर से आपको आयन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा। जब ये पढ़ लीजिएगा, तब आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ आयन या एटम्स, ठीक है? आयन या एटम्स। हो सकता है कि इसके बीच में भी इस पॉइंट को आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर नहीं ऐसा होगा तो लास्ट में पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट तब आप चलिएगा लास्ट में मेकिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, मेकिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? ये सब पढ़ना है आपको और ये सब जैसे ही पढ़ लिए तब आपका स्टार्ट होगा निश्चित रूपेण वो होगा आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद ये कम से कम आपको इतना पढ़ने में तो कम से कम 3 लेक्चर ज़रूर लगेगा, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्टली ऑक्टेट लॉ यानी कि अष्टक नियम, ठीक है? अब शुरू में हम पहले एक चीज़ देखते हैं
ऑक्टेट लॉ से पहले हम वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले ऑक्टेट लॉ से पहले हम देख लेते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले देख लेते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन को इससे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सिंपल ही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं? फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप उसको ज्ञात कर लेते हैं, तो ज्ञात करने के बाद देखिएगा उसमें विभिन्न सेल में जो होता है, विभिन्न प्रकार डिफरेंट सेल में क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होता है, ठीक है? तो उसमें किसी में मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, थर्ड में भी मतलब 8 या 2, 1 जो भी फिल होता है, ठीक है? इस तरह का होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है, ठीक है? उसमें देखिएगा एक होता है आपका आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे लास्ट वाले सेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सबसे लास्ट वाले। और एक होता है सबसे इनर वाले। इनर वाले भी बता दिया गया जो फर्स्ट सबसे इनर वाले जो होता है फर्स्ट सेल होता है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे अंतिम वाले। तो आउटर मोस्ट जो सेल होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल होता है मतलब सबसे अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस्ड। सपोज़ दैट मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देकर हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। ये आपका लिथियम का है आपका 2-1 है, हाइड्रोजन का है आपका 1, ठीक है? मान लीजिए कि इस तरह करके नाइट्रोजन का है 2-5 इस तरह करके, ठीक है? तो इसमें देखिएगा ये इसका सेल है, ये इसका सेल, इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें केवल 1 ही सेल है। तो इस सेल में इसमें देखिएगा हाइड्रोजन इसका फर्स्ट सेल और लास्ट सेल यही है। क्या? इसका फर्स्ट और लास्ट सेल भी तो एक ही ना है भाई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका फर्स्ट सेल और लास्ट सेल दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो वो क्या है? या तो हाइड्रोजन है या तो हीलियम है। हीलियम और हाइड्रोजन ही एक ऐसा मतलब कि दोनों एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट और लास्ट सेल दोनों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर। बट अदरवाइज में मतलब कि ऐसा मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या बोले थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी संख्या को क्या कहते हैं? उसी संख्या या उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं? तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया सोडियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है? ये है। लिथियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है? ये है। सोडियम का हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल यही होगा, इनर शेल भी यही होगा और आउटर मोस्ट शेल भी यही होगा और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही होना चाहिए। लिथियम का अगर आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसका मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही होना चाहिए। इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी ये होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक ही बात ध्यान रखना है कि वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल मतलब कि सबसे अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख देते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी किसी परमाणु यानी कि एटम 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 के आउटर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट सेल ठीक है यानी कि सबसे अंतिम कक्ष सबसे अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है।
ये सभी के बारे में हम एक ही बार एग्ज़ाम्पल बताएँगे, ठीक है? सब लास्ट में हम मतलब कि आयन का निर्माण कैसे होता है, कौन क्या पर किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा, वो सारे एक ही बार हम एग्ज़ाम्पल बताएँगे। पहले हम क्या कर देते हैं, सभी को डेफ़िनेशन लिखा देते हैं, जितना भी डेफ़िनेशन है सब लिखा देते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हम क्या करेंगे, उसका एग्ज़ाम्पल सीधे करना शुरू करेंगे, ठीक है? बढ़िया ढंग से समझ जाइएगा, बस केवल मेरे परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोले थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष यानी कि आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट अब हम चलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से पहले पढ़ेंगे अब हम ऑक्टेट लॉ। क्या पढ़ेंगे? ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ मतलब अष्टक नियम। अष्टक नियम, ठीक है। इनका खोज कौन किए थे? इनका डिस्कवर कौन किए थे? इसका डिस्कवर किए थे वो न्यूलैंड साहब। कौन किए थे? न्यूलैंड साहब। इसको हम लास्ट में दिखाएँगे। सबसे पहले अष्टक नियम कहते किसको हैं? ऑक्टेट लॉ कहते किसको हैं? देखिए ऑक्टेट लॉ क्यों मतलब कि ऑक्टेट लॉ होता क्यों है? ऑक्टेट लॉ क्यों मतलब कि कोई भी एटम फॉलो करता है? सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हर एक एटम ऑक्टेट लॉ फॉलो करता है बस कुछ को छोड़ के जैसे कि मतलब कि हीलियम को छोड़ दिया जाए, उसके बाद मतलब कि ये होता है मतलब कि आपका हाइड्रोजन वगैरह भी होता है इसमें छोड़ दिया जाए और उसके बाद लिथियम वगैरह उसको भी छोड़ दिया जाए, ठीक है? तो मैक्सिमम जो आपका एटम होता है वो आपका ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है। बट कुछ ऐसा एटम होता है जो ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम बताएँगे जो अगर ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो कौन-सा लॉ को फॉलो करेगा? वो करता है ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो। ड्यूप्लेट लॉ मतलब द्विक नियम को, ठीक है? या युग्म नियम को, ठीक है? तो वो ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करने वाले हम बताएँगे, ठीक है? पहले हम समझते हैं ऑक्टेट लॉ। अब ऑक्टेट लॉ या ड्यूप्लेट लॉ कोई भी एटम क्यों फॉलो करता है? तो रीज़न है। कोई भी अगर याद रखना है कि कोई भी एटम अगर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ वो एटम स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। किसको प्राप्त करना चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब मतलब स्थायित्व को। किसको प्राप्त करना चाहता है? स्थायित्व। अब स्थायित्व मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ? मतलब उनको तब किसी से मतलब नहीं होगा। वो आयन का फ़ॉर्म नहीं करेगा। मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। उनको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होगा। सपोज़ दैट मान लीजिए कि जैसे कि एक कोई इंसान ही रहता है, तो जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है वो पढ़ाई-लिखाई करता है, पढ़ाई-लिखने के बाद 10 से 15 साल बाद क्या होता है वो थोड़ा अपने मतलब कि जब उनको खुद स्वयं मतलब कि जब बढ़िया ढंग से वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके अंदर ये दिमाग आता है कि भाई अब कहीं न कहीं हमें भी थोड़ा न थोड़ा कभी न कभी अर्न करना पड़ेगा और अर्न करके भाई हम अपने पैर पर मतलब जो होता है मतलब एक प्रभाव होता है अपने पैर पे खड़ा होना, ठीक है? तो वो सब काम किया करता है। उसके लिए क्या करना शुरू कर देता है, वो कुछ काम करना शुरू करता है। क्या चीज़ करना शुरू करता है? कुछ काम करना और जैसे-जैसे काम करता है तो उसका अर्निंग भी बढ़ते जाता है या पैसा जो कमाई की जो एक तरह की जो विधि होता है, वो धीरे-धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अब पैसा वो क्यों कमाना चाहते हैं? या कोई भी इंसान पैसा क्यों मतलब कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं या क्यों अर्न करना चाहते हैं? रीज़न है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम शुरू में ही या कुछ कुछ टाइम में ही अधिक से अधिक क्या कर लेते हैं, पैसा अर्न कर लेते हैं। मनी क्या कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। ताकि हमारे आने वाले जनरेशन या हमारे आने वाले जो समय होगा, वो क्या हो गया थोड़ा-सा स्टेबल महसूस करे या थोड़ा-सा अच्छा महसूस करे कि हाँ भाई, हमें सब चीज़ से एकदम परिपूर्ण हम हैं। ठीक है? मतलब कि कुल मिलाकर यह हुआ, वो अधिक से अधिक रुपया अगर अर्न कर लेंगे, तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। मतलब सब चीज़ से कहा हाँ भाई, अब कुछ चीज़ का टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इनसे कुछ भी होगा भाई सीधे रुपया फेंकेगा एकदम तमाशा देखेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है भाई दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो रुपया मतलब कि जो है ना अगर रुपया है वो चीज़ नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि दुनिया में ये है,
रुपया फेंकिए और तमाशा देखिए, समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये हुआ, कुछ कीजिए नहीं कीजिए भाई, चाहे आपका कुछ भी बिहेवियर, बस आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़िएगा तो ही कुछ भी हो सकता है। पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो निश्चित रूपेण पैसा है, तो हर एक चीज़ आपके पास है। और आपको पता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जिस इंसान के पास पैसा, पावर और पोज़ीशन, क्या होता है? जिस इंसान के पास पैसा, पावर और पोज़ीशन, ये तीनों चीज़ रहता है ना, दुनिया में वही इंसान स्टेबल होता है। क्या होता है? जिस इंसान के पास पैसा, पावर और पोजीशन रहता है, वही स्टेबल होता है। अदरवाइज़ दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो स्टेबल होता है। समझ रहे हैं? बस जिनके पास पैसा, पावर और पोजीशन है, वो स्टेबल है, अदरवाइज़ ये नहीं है, इन तीनों में से कोई एक कमी है, तो वो स्टेबल नहीं है। और ये तीनों किसके पास रहता है? कहीं न कहीं राजनेता के पास। किसके पास? नेताओं के पास। समझ रहे हैं? इसलिए उनको कोई डर नहीं रहता। मतलब ये हुआ कि पैसा है तो पावर है तो पोजीशन है। मतलब ये हुआ, हाँ, पावर है या पैसा दोनों है, तो भाई जाकर क्या बन गए? भाई निश्चित रूपेण कोई पार्लियामेंट के कोई सदस्य बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गए, कोई एमएलए कुछ न कुछ जाकर क्या बन जाएँगे। तो इसका मतलब पोजीशन भी तो आ गया, और पोजीशन से भी तो क्या होगा? पैसा होगा भाई। समझ रहे हैं? तो पैसा, पावर, पोजीशन रहेगा, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल होने के लिए ये तीनों चीज़ गेन करना पड़ा, या इस तीनों चीज़ को प्राप्ति करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परमाणु जो होगा ना, स्टेबिलिटी अगर प्राप्त करेगा, तो दुनिया में उसको कोई जो है निश्चित रूप से कुछ कर ही नहीं सकता है। या परमाणु भी अगर स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लिया, तो दुनियादारी से उनको मतलब नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है ना, ऑक्टेट लॉ को फॉलो क्यों करेगा? स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। या ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो क्यों करेंगे? तो निश्चित रूप में वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। कैसे? तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को हम लास्ट में दिखाएँगे भी। तो ऑक्टेट लॉ कहते किसको हैं? तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इंसान क्या करते हैं? तो अर्न करते हैं, पैसा कमाते थे। ठीक उसी प्रकार पैसा कमाएँगे तो किसी के पास जाकर क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि ऑक्टेट लॉ, जो भी अगर कोई एटम अगर फॉलो करना चाहेंगे, या ऑक्टेट लॉ को ऑक्टेट लॉ अगर पूरा करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप में उसके लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, या तो ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो उस परमाणु को, जो परमाणु ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेगा, या तो उसको उस परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा, या तो त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को जो त्याग अथवा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगा, ठीक है? उस एटम के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्टेट लॉ। क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ऑक्टेट लॉ किसको कहते हैं? कोई भी परमाणु जब अपनी स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? कोई भी परमाणु स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करती है। क्या करती है? गेन अथवा लूज़ करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्याग अथवा ग्रहण करती है। तो परमाणु की इस नेचर, इस प्रकृति को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ऑक्टेट लॉ किसको कहते हैं? कि जब कोई परमाणु स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग, मतलब लूज, अथवा गेन, मतलब ग्रहण करती है, तो परमाणु के इस नेचर को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ। इनका खोज कौन किए हैं? तो न्यूलैंड साहब। ऑक्टेट लॉ कोई भी एटम क्यों फॉलो करती है? तो अपने स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। क्या करती है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। जब कोई एटम एटम स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को प्राप्त, अचीवमेंट, प्राप्त, गेन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग, त्याग मतलब लूज, अथवा अथवा गेन, गेन मतलब ग्रहण करती है, तो तो परमाणु के इस
इस नेचर मतलब प्रकृति को ही क्या कहा जाता है? ऑक्टेट लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेट लॉ। क्या कहा जाता है? ऑक्टेट लॉ कहा जाता है। इनका खोज कौन किए थे? इसका खोज यानी कि डिस्कवर कौन किए हैं? तो इसका खोज कौन किए हैं? न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब किए थे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हम क्या बताए थे? इसमें हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करते। अच्छा, इस बात को भी लिख देते हैं कि कोई भी परमाणु ऑक्टेट लॉ को फॉलो क्यों करेगा? तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। कोई भी एटम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऑक्टेट लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, क्या करती है? कोई भी परमाणु ऑक्टेट लॉ को क्या करती है? फॉलो करती है, मतलब कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। अब यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या ऑक्टेट लॉ को फॉलो करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को अगर वो या तो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा, मतलब या तो वो लूज करेगा या तो गेन करेगा। तो लूज अथवा गेन करेगा किस चीज से? कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण होगा वो किसी भी परमाणु के किस सेल से होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है वो लूज अथवा इलेक्ट्रॉन को लूज अथवा गेन करेगा उसी सेल से जो आउटर मोस्ट सेल होगा। क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण किस सेल से किया जाता, किस सेल से कर सकते हैं? तो निश्चित रूप में वो करेगा, वो आउटर मोस्ट सेल्स करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता है। अरे मान लीजिए कि कभी भी कुछ मतलब कुछ निकालने की कोशिश कीजिएगा तो जो बाहर में पहले रहेगा वही चीज तो निकालिएगा, जाकर सीधे अंदर जाकर निकालिएगा नहीं निकाल सकते। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो वो बाहरी सेल से ही निकलेगा। क्या होगा? बाहर सेल से ही निकलेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं कोई भी एटम एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग मतलब लूज अथवा गेन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से करती है। एटम के आउटर मोस्ट सेल से करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण जो करती है वो परमाणु के सबसे अंतिम कक्ष से करती है। क्या करती है? अंतिम कक्ष से करती है। ठीक है, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, रहने देते हैं। आगे जो पॉइंट पढ़ाएंगे वो आपका नेक्स्ट डे होगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप निश्चित रूप से थोड़ा अच्छा ढंग से ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगे की केमिस्ट्री को समझने में। ठीक है, मदद करेगा ये आपको आगे केमिस्ट्री समझाने में, बहुत ज्यादा मदद ये साबित हो जाएंगे। ठीक है, यह मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो इसके लिए निश्चित रूप में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब भाई कोई भी टीचर देखिए, कोई भी चीज़ आपको समझाने की ही तो कोशिश करेंगे, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप ही को। जैसे कि हम एक बात अभी बताना चाहते हैं आपको कि हम अ, कुछ कोचिंग व्यवस्था में पढ़ाते थे, ऑफ़लाइन भी हम पढ़ाते थे, 4-5 साल उसमें हम पढ़ाए थे। तो हम बहुत से स्टूडेंट के मतलब कि मुँह से ये बात हम सुने थे कि ये टीचर बढ़िया है, वो टीचर बढ़िया है, दिस दैट बढ़िया है, ये वो मतलब कि फलना-चिलना ये सब बढ़िया बताते रहते हैं, ये टीचर बढ़िया है। देखिए मेरा मानना है कि हर एक टीचर अच्छा रहता है, ठीक है? हर एक टीचर पढ़ाने में अच्छा रहता है। अरे देखिए वो जब तक पढ़ाने में अच्छा रहेंगे नहीं या जब तक वो सही नहीं पढ़ाएँगे तो कोचिंग पढ़ाने के लिए आएँगे क्यों या कहीं पढ़ाने के लिए जाएँगे क्यों? इसका मतलब हर एक टीचर अच्छा रहता है, बट केवल पढ़ने वाले इंसान उसमें अच्छा रहना चाहिए। देखिए जो पढ़ने वाले इंसान रहेंगे ना वो किसी भी इंसान से अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज निकलवा सकते हैं।
मान लीजिए कि भाई कोई थोड़ा एवरेज है पढ़ाने में अच्छा मतलब कि उतना बढ़िया से सैटिस्फाइड नहीं कर सकते कोई स्टूडेंट को या बढ़िया ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं करा सकते हैं, तो एक स्टूडेंट उसको बढ़िया ढंग से निश्चित रूपेण अच्छे पढ़ाने में बनवा सकते हैं, अच्छे एक टीचर बना सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि उनको बार-बार क्वेश्चन पूछा जाएगा या बार-बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा ना थोड़ा, कहीं न कहीं मेहनत कर के आएँगे और मेहनत कर के आएँगे तो ही वो बढ़िया ढंग से समझा सकते हैं। और आप लोग को एक बात और भी पता रहना चाहिए भाई, एक अच्छे लर्नर, एक अच्छे सीखने वाले ही इंसान किसी को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है? तो निश्चित रूपेण आप किन्हीं भी टीचर को, अगर आप एक वेल एजुकेटेड या बोला जाए एक मतलब कि एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूपेण आपके मुख से ये बात कभी भी नहीं निकलना चाहिए कि वो टीचर अच्छा है और अदर टीचर वो अच्छा नहीं है, ठीक है? वो टीचर अच्छा पढ़ाते, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए, वो भले ऐसा हो सकता है, तो जिसके बारे में आप बोले कि ये टीचर अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उनसे आप नहीं समझते हैं या हो सकता है कि आप ही केवल उनसे नहीं समझते हैं, अदर 100 जो और भी स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं, तो उनके लिए तो वो बेटर टीचर हैं। लेकिन आप उनसे नहीं समझते, तो इसके लिए आपके लिए वो खराब हो गए। इसका मतलब आपके लिए वो खराब है, अदर के लिए वो क्या है? अच्छा है। तो कुल मिलाकर वो क्या है? भाई बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप उनको खराब नहीं बोल सकते हैं। तो भाई हम यही एक सजेस्ट देना चाहेंगे, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूपेण आपके मुँह से ये बात निकलना अच्छा नहीं लगता है कि कोई टीचर खराब है या कोई टीचर अच्छा है। ठीक है? या और देखिए, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितना अच्छा स्टूडेंट हैं या आगे चल के कितना अच्छा स्टूडेंट बनिएगा, या मान लीजिए कि आप मतलब कि आप आगे चल के कैसे इंसान बनिएगा या आप आगे चल के किस प्रकार के पद को हासिल कीजिएगा, ये सारे चीज़ डिपेंड किस पर करता है? आपके कैरेक्टर पर। क्या चीज़ पर? कैरेक्टर पर। आपका कैरेक्टर अगर अच्छा है, तो निश्चित रूपेण आपका समय आपको डिफाइन कर देगा कि आप किस चीज़ के या किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बने हैं। समझ रहे हैं? नहीं, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो लाखों कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी बढ़िया से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप निश्चित रूपेण ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। ठीक है? इसलिए एक बात भी बोला जाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान ज़रूर बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है? उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।